हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं जैसे हमारे स्पेशल फॉर स्टेट पीसेस हम एमसीक्यूज लेकर आ रहे हैं विद डिटेल डिस्कशन। आज भी हम वैसा ही करेंगे। तो सबसे पहले गाइस, आज हम ये जानते हैं कि हमारा जो डे है वो कौन सा डे है। आज हम मनाने वाले हैं अपना साइंस डे। ठीक है, जैसे अभी हमने इकॉनमी डे, हिस्ट्री डे, पॉलिटी डे मनाया है, सेम वे जोग्राफी डे भी हमने कल मनाया। आज हम 5वें दिन मनाने जा रहे हैं हमारा डे फॉर साइंस। ठीक है, तो साइंस के लिए बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है। साइंस के भी कई सारे क्वेश्चंस आपके यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में, बीपीएससी के एग्ज़ाम में आते हैं। जो भी बच्चे बीपीएससी का पेपर देने जा रहे हैं, ऑल द वेरी बेस्ट टू देम कि वो अच्छे से अपना पेपर लिखें और किसी भी तरीके से कॉन्फिडेंस को अपने ना चूर होने दें। खूब अच्छे से प्रिपरेशन करके जानी है। लास्ट मिनट तक भी करते रहो करंट अफेयर्स, सो दैट आपका करंट अफेयर्स का मतलब है कि रिवीजन करते रहो, बेसिकली क्वेश्चंस लगाते रहो, सो दैट कि आपका जब पेपर आए तो वहाँ पर आपको डर ना लगे, किसी भी तरह की एनजाइटी में नहीं आना है। वरना कभी कभी ना हमारे सही चीज़ें भी होते होते गलत हो जाती हैं। तो हमें इन बातों का ज़रूर ध्यान में रखना है। अब हम ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए सीधा अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। देखो, ये पिछले सारे पूछे गए क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हम वही डिस्कस करेंगे, यूपी पीसीएस का हो चाहे बीपीएससी का हो। लेट्स डिस्कस दोज क्वेश्चंस। कहता है सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज़ नॉट अ नोबल गैस। क्वेश्चन पूछता है नीचे दिए गए एलिमेंट्स में से कौन सा नोबल गैस नहीं है। तो अगर बच्चों आपको पता है नोबल गैस क्या होती है, नोबल गैस एक केमिकल एलिमेंट का ग्रुप है जो कि अपनी रिएक्टिविटी लैक हो करने की वजह से ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। नोबल गैस कलरलेस होती है, ओडोरलेस होती है, टेस्टलेस होती है, नॉन फ्लेमेबल होती है, इसकी केमिकल रिएक्टिविटी बहुत लो होती है। तो नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जिनॉन हो गया, रेडॉन हो गया, ये सारे के सारे जो हैं, यानी आर्गन, रेडॉन, ये क्रिप्टन, ये तीनों के तीनों नोबल गैस हैं। तो कौन सी नहीं है? एक्टिनियम नोबल गैस नहीं है। ठीक है जी, तो इसको ऐसे ही करना था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ आस्किंग अबाउट दी हॉर्मोन्स सिक्रेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि हार्मोन जो सिक्रेट होते हैं किसके द्वारा? हार्मोन जो सिक्रेट होते हैं बाय द बीटा सेल, बाय द बीटा सेल के द्वारा जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं पेनक्रियाज के लैंगरेंस आइलैंड में, उसका आंसर यहाँ पूछ रहा है। तो देखो जी, इसका आंसर इंसुलिन होना है, क्योंकि जो हार्मोन होता है वो इंसुलिन होता है जो बीटा सेल ऑफ द लैंगरेंस ऑफ पेनक्रियाज में सिक्रेट होता है। देखो, इंसुलिन ध्यान रखना, इंसुलिन कैसा होता है? एक तरह का पेप्टाइड हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? इंसुलिन एक तरह का पेप्टाइड हार्मोन है। और ये क्या करता है? रेगुलेट करता है ग्लूकोज के लेवल को बॉडी में। इंसुलिन हेल्प करता है, मूव कराता है ग्लूकोज को सेल में। और ये एक ऐसा पहला हार्मोन है जो ब्लड ग्लूकोज के लेवल को लोअर करता है। ठीक है, और जो प्रोडक्शन होगा इंसुलिन का वो टाइटली रेगुलेटेड होता है। कोई भी अगर बॉडी में मेटाबॉलिक स्टेटस उसका चेंज हो रहा हो तब ऐसा किया जाता है, या कोई डिफेक्ट हो इंसुलिन सिक्रेशन में और सिवियर कोई मेटाबॉलिक डिजीज़ हो जाए तब इससे रिलेटेड डिजीज़ भी पाई जाती है। तो पेनक्रियास कहाँ होता है? लोकेटेड होता है बिलो, और आप समझ लो बिहाइंड द स्टमक होता है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। ऑर्गन्स के बारे में जहाँ तक हो प्लीज़ पढ़ के जाना। अगर नहीं पढ़ा है या कुछ भी लग रहा है कि कहीं क्वेश्चन लगाने में दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ रीड दोज क्वेश्चंस, क्योंकि वो आपसे पूछा जाएगा आपके पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिप्थीरिया। तो यहाँ ये कह रहा है कि कौन सी ऐसी वैक्सीन होती है जो हमें प्रोटेक्ट करती है डिप्थीरिया के अगेंस्ट। ठीक है, तो आपने नाम सुने होंगे डी टैप, ठीक है ना, आपने सुने होंगे टीडी टैप सुना होगा, टीडी सुना होगा, ये सभी उसके लिए काम करते हैं। इसमें टॉक्सॉइड आंसर होना है। क्या होना है इसका आंसर? टॉक्सॉइड इसका आंसर होना है। 7 साल के कम बच्चा होता है तो उसको डी टैप दिया जाता है, 7 साल से बड़ा बच्चा होता है तो उसको टीडी टैप दिया जाता है, टीडी दिया जाता है जो 10 साल के बच्चे होते हैं ना उनको ऐसे करके बूस्टर्स दिए जाते हैं। कि आपको पता है डिप्थीरिया इस बड़ी गंदी बीमारी होती है, आपके पूरे इम्यून सिस्टम को ख़राब करती है। साथ साथ क्या करती है? ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती है, ये डेड टिश्यू बिल्डअप कर देती है और आपकी ब्रीदिंग को ऑब्स्ट्रक्ट करती है। तो इसीलिए डिप्थीरिया के लिए वैक्सीन लगाई जाती है टॉक्सॉइड। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछ रहा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ mRNA। mRNA का मतलब क्या होता है? मैसेंजर आरएनए वैक्सीन कौन सी यूज़ की गई है कोविड-19 इन्फेक्शन के लिए।
ठीक है, तो बहुत न्यूज़ में रही थी। अगर आपको इसका पता है तो आप इसका आंसर बड़े आराम से कर लोगे, क्योंकि देखो mRNA वैक्सीन का मतलब ही यही है कि आप ना सेल्स को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि स्पाइक प्रोटीन्स को कैसे बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए अगर आपको याद हो तो हमने कौन सी वैक्सीन का नाम लिया था, मॉडर्ना वैक्सीन का नाम लिया था। तो अगर आपको मॉडर्ना याद होगा तो आपको मॉडर्ना वैक्सीन में डेफिनेटली याद रहा होगा। और मॉडर्ना वैक्सीन का काम ही यही होता है, वैक्सीन है जो कोविड-19 को प्रिवेंट करती है, और ये सोल्ड अंडर द ब्रांड नेम स्पाइक वैक्स के नाम से ये बेची जा रही थी। ठीक है, तो ये ध्यान में आपको रखना है मॉडर्ना के बारे में। नाउ लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग फैक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखो बायोडाइवर्सिटी का लॉस कब होता है, बायोडाइवर्सिटी के लॉस के मुख्य कारण क्या होते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी लॉस सबसे पहले होता क्या है, होता हमें पता है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का किसी स्पेसिफिक एरिया से चले जाना या रिड्यूस होना, टेम्परेरी बेसिस पे या परमानेंट बेसिस पर। यानी कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जो अर्थ से ही डिसअपियर हो रही हैं। तो यानी जो इसका क्वेश्चन होएगा, इसमें ध्यान रखना, जब अर्थ से पूरी तरह से डिसअपियर हो रही हैं उसका कारण पता है क्या है डिसअपियर होने का, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट इज़ अ वेरी बेसिक कॉज। लैंड यूज चेंज है, पोल्यूशन है, क्लाइमेट चेंज है, डायरेक्ट एक्सप्लोइटेशन है, हंटिंग, ओवर फिशिंग, ये सभी कारण बनते हैं बायोडाइवर्सिटी के लॉस के लिए। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू जाइलम इन प्लांट्स। आपने जाइलम के बारे में बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आप जब भी आप प्लांट के बारे में डिस्कस करते थे तब जाइलम और फ्लोएम के बारे में आप पढ़ते आ रहे हो। प्लांट के टिश्यूज़ हैं, है ना। तो जाइलम क्या करता है, जाइलम का काम होता है पानी को ट्रांसपोर्ट करना। बहुत ही आसान क्वेश्चन आ गया था। फ्लोएम का काम क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स और फूड को, ये दोनों बातें ध्यान में रखनी है आपने। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज क्या होते हैं, कौन से एनर्जी सोर्सेज होते हैं वो पूछा गया है यहाँ पर। तो नॉन कन्वेंशनल का मतलब ही क्या है, रिन्यूएबल। अगर कभी नॉन कन्वेंशनल आ जाए तो नॉन कन्वेंशन का आंसर आप सीधा ही लिखोगे कि ये क्या होते हैं। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब ही यही है कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो आप कॉन्टीन्यूसली रिप्लेनिश कर सकते हो बाय नेचुरल प्रोसेसेस, जैसे आपका सोलर एनर्जी है, जैसे आपकी विंड एनर्जी है, जैसे आपकी टाइडल एनर्जी है, जैसे आपकी जियोथर्मल एनर्जी है। सभी एनर्जीज क्या करती हैं, इसी का काम करती हैं। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम पढ़ते हैं। इसमें पूछा है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में। अब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, ये आपने डेफिनेटली 12th किताब क्लास की किताब है उसमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में यानी बीओडी के बारे में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। कह रहा उसका स्टैंडर्ड क्राइटेरिया पूछा है, इसका आंसर तो यही है, पॉल्यूशन एसे एन एक्वेटिक इकोसिस्टम क्राइटेरिया होता है। अब ये क्या करता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब क्या है कि आप ये देख रहे हो कि ऑक्सीजन कितनी ज़रूरत है, कितना कितना ऑक्सीजन लगेगा ऑर्गेनिक वेस्ट को ब्रेक डाउन करने में, और वो एरोबिक बैक्टीरिया के थ्रू कर रहा होता है। इसके लिए वो क्या करता है, ऑक्सीजन कितनी ज़रूरत चाहिए, समझ रहे हो, कितना पॉलिटिकल बेसिकली सारा ये पोल्यूशन ऐसे ही एक्वेटिक इकोसिस्टम का पूरा मेजरमेंट करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, पोल्यूशन ऐसे, कितना पोल्यूशन होगा उसी हिसाब से मेजरमेंट हो जाएगा, कितनी ऑर्गेनिक वेस्ट को टूटने के लिए कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत चाहिए। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू एक्वेटिक प्लांट्स। यहाँ पर पूछ रहा है एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं कॉमनली वो बायो फर्टिलाइजर का काम करते हैं। क्या काम करते हैं, बायो फर्टिलाइजर का काम करते हैं इन द वाटर लॉक्ड राइस फील्ड। क्या बोल रहा है, इन दी वाटर लॉक्ड राइस फील्ड के अंदर जो काम करते हैं उनका उस एक्वेटिक प्लांट का नाम बताना है आपने। तो उस प्लांट का जो नाम होता है गाइस, ध्यान से सुनो, 104 का आंसर है अजोला। अजोला ही वो एक टाइप ऑफ एक्वेटिक फर्न है जो मोस्ट कॉमन बायो फर्टिलाइज़र होता है, राइस पैडीज़ में यूज़ किया जाता है ताकि क्या करे, मॉस्किटो फर्न की तरह काम करेगा ये। और अजोला बायो फर्टिलाइज़र है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है सॉइल में, वाटर को फिक्स करता है राइस फील्ड में, और नाइट्रोजन को अवेलेबल कराता है राइस प्लांट्स को यूज़ करने के लिए। और अजोला सॉइल के हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। ध्यान रखना, अजोला इज़ अ बायो फर्टिलाइज़र। समझ रहे हो बात को। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछता है जी लॉफिंग गैस किसे कहते हैं। अब ये क्वेश्चन तो इतना प्यारा क्वेश्चन है कि कई बार ही आपके एग्जाम्स में आया हुआ है कि लॉफिंग गैस क्या होती है। लॉफिंग गैस हम बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को। केमिकल कंपाउंड है, बहुत सारे इसके यूजेस हैं। आप समझो रिक्रिएशनल ड्रग्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है ना, मेडिसिन में, एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है
समझ रहे हो? तो इसका एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट में, मेडिकल यूज़ में काफ़ी सारा इसका इस्तेमाल होता है। और ये पहला रिकॉर्ड किया गया था 18th सेंचुरी में अपर क्लास लॉफिंग गैस पार्टीज़ के टाइम पर, तो उसको आपका लॉफिंग गैस कहते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा है कि सी वीड्स आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ। सी वीड्स के बारे में यहाँ पूछ रहा है जी, सी वीड्स क्या होते हैं और सी वीड्स यहाँ पर क्या काम करेंगे। तो सी वीड्स इम्पॉर्टेंट सोर्स किसका है? तो सी वीड्स इम्पॉर्टेंट सोर्स है हमारे आयोडीन का। सी वीड्स में क्या करते हैं, ये बेस्ट डाइटरी सोर्स होता है आयोडीन का, जो थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत अच्छा है। किस ग्लैंड के लिए अच्छा है? आपके थायराइड ग्लैंड के लिए ये बहुत अच्छा है सी वीड्स। ठीक है, सीवीड में कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम सब होता है। इसमें विटामिन के भी होता है। क्या होता है? विटामिन के भी होता है। एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है ये। एशियन डाइट्स में अगर आप बात करते हो तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने में, हैबिटेट में, कार्बन सिंक में, इन सभी में सी वीड्स का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंसेक्टिवायरस प्लांट। इन सब में से नीचे से दिए गए इंसेक्टिवायरस प्लांट इनमें से कौन से हैं? तो इंसेक्टिवायरस प्लांट्स के बारे में सबसे पता होने से पहले पता तो हो इंसेक्टिवायरस प्लांट होते क्या हैं। तो इंसेक्टिवायरस प्लांट आपके क्या हुए? इंसेक्टिवायरस प्लांट होते हैं आपके, जैसे कि नेफ्थीन है आपका, ये इंसेक्टिवायरस प्लांट है। मंकी कप्स भी कहते हैं इन्हें। क्या कहते हैं? मंकी कप्स कहते हैं। ड्रोसोरा है, ड्रोसोफाइलम है, ये सभी के सभी आपके इंसेक्टिवायरस के प्लांट माने जाते हैं। ठीक है, और ये समझ गए इंसेक्टिवायरस प्लांट के बारे में तो 7th क्लास में ही बताया गया था कि ये वो स्पेशलाइज्ड प्लांट हैं। इंसेक्टिवायरस प्लांट्स बेसिकली क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड प्लांट जो डिराइव करते हैं अपनी न्यूट्रिएंट्स को बाय ट्रैपिंग एंड कंज्यूमिंग। इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, कंज्यूम कर देते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को खा जाते हैं। इनका यही एक अडेप्टेशन आ जाता है, ये न्यूट्रिएंट पुअर एनवायरनमेंट से ही अपने खाने को बना लेते हैं। तो समझ रहे हो? तो ये याद रखना, इसमें नेफ्थीन आंसर होना था। अब पूछता है जी, ह्यूमन हार्ट के अंदर कितने चैम्बर्स हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10th क्लास का जब आप पढ़ रहे थे ह्यूमन हार्ट के बारे में, तो आपको डेफिनेटली चैम्बर्स का वहाँ पर बड़ा अच्छा वर्णन दे रखा था। ह्यूमन हार्ट में ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आ जाए कि ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, तो ध्यान रखना 4 चैम्बर्स के बना होता है। राइट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये बना हुआ होता है। हार्ट का जो चैम्बर है ये हम वॉल ऑफ टिश्यू से सेपरेट होता है, जिसको हम सेप्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेप्टम कहते हैं। तो ध्यान रखना, ह्यूमन हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स। गलती से 2 वो मत लिखाना, ठीक है? बी केयरफुल अबाउट दिस। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछता है कि भारत की रैंक, इंडिया की रैंक पूछता है कि इंडिया की रैंक वर्ल्ड के ग्रीन हाउस गैस इमिशन में 2022 में कितनी थी। और आप देखो 2022 की तो चलो मैं बता ही दूंगी, बतानी है मुझे क्योंकि, लेकिन आपने काम क्या करना है, आपने करना है कि आपको 2024 का भी डेटा उठाना है और 2024 का डेटा उठा के मुझे बताना है कि इंडिया की रैंक वर्ल्ड ग्रीन हाउस गैस इमिशन में अब क्या है। 2022 में तो ये 10th थी, इसको निकालने कौन निकालता है? इंडिया रैंक 10th इन द CCPI यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में, जिसमें कि ग्रीन हाउस गैसेस को देखा जाता है, रिन्यूएबल एनर्जी को देखा जाता है, ये सारी चीज़ों को देखा जाता है। अच्छा, 2023 में इसकी 8th रैंक थी, ये भी ध्यान रखना। 2023 में भी इसकी 8th रैंक थी। 24 का मुझे आप बताओगे, ठीक है जी? कमेंट सेक्शन में आपने बताना है क्या रैंक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछता है कि वो ज्योग्राफिकल यूनिट बताओ जो कि कलेक्ट करती है, स्टोर करती है, रिलीज़ करती है वेस्ट वाटर को। ठीक है, अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये कि भाई ऐसा कौन सा ज्योग्राफिकल यूनिट है जो कि कलेक्ट करती है और आपका ये सब चीज़ें करती है। तो इसका आंसर होगा वाटरशेड। क्या इसका आंसर होगा? जो वाटरशेड होता है उसी प्रक्रिया के तहत ये सब कुछ किया जाता है। इवेंट है जहाँ पर आप बिगिनिंग शुरू कर रहे हो समथिंग न्यू, है ना? तो वाटरशेड का मतलब यहाँ पर ध्यान में रखना है। वाटरशेड का यहाँ ये मतलब है कि कैसा लैंड जहाँ पर ड्रेन हो रहा है, रिलीफ कलेक्शन हो रही है, रिलीज़ कर रहा है, पानी को स्टोर कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है कि वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट कब आया? तो 1974 में आया था। एग्जाम्पल पूछता है लोटिक इकोसिस्टम का। अब लोटिक इकोसिस्टम पता होगा तभी आंसर आप कर भी पाएंगे। तो लोटिक इकोसिस्टम में बेसिकली एक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है। क्या है? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कहलाता है।
जिसमें कि क्या हो रहा है, पानी फ्लो करता जा रहा है इन अ डाउन हिल डायरेक्शन। तो इसमें रिवर्स एग्जाम्पल होती हैं, तो इसका आंसर रिवर्स है। स्ट्रीम्स हैं, ब्रूक्स हैं, स्प्रिंग्स हैं, ये सारे के सारे लोटिक इकोसिस्टम का पार्ट होते हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कि पूछ रहा है कि पहला मरीन बायोडाइवर्सिटी सेंटर इंडिया में कहाँ सिचुएटेड है। तो इसका आंसर है जामनगर में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि बताओ कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होगा नेचुरल सिल्क का। तो नाइट्रोजन इज दी नेचुरल कॉन्स्टिट्यूएंट, इसका यही होता है। डेजर्ट ड्वेलिंग एनिमल्स के बारे में पूछ रहा है, तो उसका आंसर होगा ज़ीरोकोल्स एनिमल्स। नेक्स्ट मूव टू दी डिजीज़ आपको दे रखी है, फैक्टर्स बताने हैं किन किन फैक्टर से ये होती हैं। देखो पैप्टिक जो अल्सर होता है आपका, इसका जो आंसर होगा वो होगा पैप्टिक अल्सर का बैक्टीरिया से होता है। डेंगू तो वायरस है ही, पता ही है आपको, ठीक है ना। इसके बाद जो एलिफेंट फुट है, एलिफेंट फुट जो है आपका वो आपका प्रोटोजोआ के कारण होता है, सॉरी वॉर्म्स की वजह से, मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से होता है। तो इसका जो आंसर है दैट इज़ बी, बी इसका सही आंसर है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा है ट्रॉफिक लेवल्स के बारे में बताना है। क्या बताना है, ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं इकोसिस्टम में। तो आपको पता है ऑर्गेनिज्म जो कि फूड चेन से सारे रिलेटेड होते हैं। इसमें क्या है, 3 तरह के आपके ट्रॉफिक लेवल है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, कंज्यूमर से डिकम्पोजर। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल प्रोड्यूसर है, सेकंड में आप क्या करते हो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकंड कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर होते हैं, और लास्ट में आपका डिकम्पोजर होता है। फिर आपका पूछता है नेशनल पार्क में से जेनेटिक डाइवर्सिटी इज मेंटेन्ड बाय। नेशनल पार्क की जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है उसको मेंटेन कौन करता है, तो वो है इन सेतु कंजर्वेशन के अंदर वो आता है। और हंगुल आपको कहाँ पाया जाता है, तो ये जम्मू कश्मीर का, तो वैसे ही हंगुल का तो बहुत अच्छा वहाँ पर रिलेशन है ही। तो जब भी हंगुल का आ जाए बात, तो आप हंगुल डियर का बता देना कि हंगुल डियर जो होता है वो कैसे इंपॉर्टेंट है और जम्मू कश्मीर का पार्ट है हंगुल डियर, ठीक है ना। तो इसको कश्मीर स्टैग भी बोलते हैं, कश्मीर स्टैग भी बोलते हैं, हंगूल भी बोलते हैं, सब स्पीशी है ये। सेंट्रल एशियन रेड डियर भी बोलते हैं, एंडेमिक है, और ये इंडिया में कश्मीर में पाया जाता है, रिवराइन फॉरेस्ट हिली वैलीज के पास, ठीक है। ये तो थे यूपी पीसेस वाले क्वेश्चन। अब बीपीएससी के जो क्वेश्चन लास्ट टाइम आए वो भी हम चेक कर लेते हैं कि किस तरह के सवाल बीपीएससी भी साइंस में पूछ रही है, क्योंकि साइंस एंड टेक दोनों ही होता है। तो देखो इसने पहला ही क्वेश्चन जो पूछा है वो पूछा है 5G मोबाइल कम्युनिकेशन से। यानी ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो कि 5G मोबाइल कम्युनिकेशन पे वर्क करती है। तो इसका आंसर है कि बिल्कुल तीनों ही, इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी, एज कंप्यूटिंग भी, नेटवर्क स्लाइसिंग भी, ये तीनों ही 5G मोबाइल कम्युनिकेशन का पार्ट हैं और ये सभी उस पर काम करते हैं। अब सवाल ये उठता है, देखो जी एज कंप्यूटिंग क्या होती है। तो एज कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स तो आप समझते हो IoT। एज कंप्यूटिंग का मतलब है जो कंप्यूटिंग डिस्ट्रीब्यूट की गई है, डेटा क्लोजर में, डेटा सोर्स में, डेटा कलेक्शन में, डेटा सेंसर करना है डेटा का कलेक्ट करने का, तो उन सभी में। क्वेश्चन हमारा आता है अब, जिसमें हम बात करेंगे स्पेस मिशन और एक्सप्लोरेशन कहाँ कहाँ पर की गई है। तो सेकंड क्वेश्चन में देखो, अगर आप ध्यान से देखते हो तो इसका जो आंसर है वो ए है। यानी कि कसीनी जो है ये आपका सैटर्न के रिंग्स के पास, सैटर्न और उसके रिंग्स के लिए ये की जा रही है। क्या की जा रही है, सैटर्न एंड रिंग्स के लिए ये कसीनी यूज़ की जा रही है, ठीक है। मतलब नासा का स्पेसक्राफ्ट है ये जो स्टडी करेगा सैटर्न और उसके मून को। जो जूनो है ये काम कर रहा है जुपिटर के लिए। जूनो किसके लिए काम कर रहा है, नाम से ही समझ आ रहा है, जे से है तो फिर तो समझो आप उससे रिलेटेड ही होगा ये। तो जो जूनो है वो किसके लिए काम कर रहा है, वो आपके इसके लिए काम कर रहा है, दैट इज़ फॉर योर जुपिटर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एटमिस। एटमिस जो है वो आपका किसके लिए काम कर रहा है, ये आपका ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है मून टू मार्स। वेटमिस वेरिटस है वो वीनस के लिए काम करता है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लॉथ दिया हुआ है और उसका ओरिजिन पूछा हुआ है कि क्लॉथ है और उसका ओरिजिन बताना है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर होना है आपका सी पार्ट। क्या होना है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर होना है आपका सी पार्ट। एक मिनट, इट हैज़ टू बी सी। यानी कि जो लिनन होता है ना वो फ्लेक्स प्लांट से बना है। किससे बना है, फ्लेक्स प्लांट से बना है। जो आपका कोयर है वो कोकोनट प्लांट से बना है। जो आपका मोहेर है वो अंगोरा गोट से बना है। डाउन जो है वो फेदर ऑफ डक एंड गीस से बना है। तो देखना है हमें, इस तरह के सवाल भी आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखे हैं स्टेटमेंट वाइज।
एक दे रखा है टेनेसिस, एक इंटरनेशनल इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है जो 3 स्पीशीज़ की वजह से होता है। फिर बोला जो सिस्ट डेवलप हो रही है ब्रेन में, वो उस कंडीशन को बोलते हैं नेरोसिस्टेरोसिस। तो इसका जो आंसर है आपका फोर्थ का, ये दोनों ही बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट हैं। नेक्स्ट पूछता है कंप्यूटर लैंग्वेज से, तो कंप्यूटर लैंग्वेज को हम छोड़ देते हैं क्योंकि साइंस एंड टेक कर रहे हैं, साइंस एंड टेक वाला पार्ट ही करेंगे। 7th क्वेश्चन में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द टेस्ट ऑफ टंग। जो जीभ होती है उसका कौन सा टेस्ट नहीं होता है, तो जो उसका आंसर है जो नहीं है वो है 4th और 7th, यानी स्पाइसी और पंजेंट। ठीक है, ये टेस्ट नहीं है, बाकी स्वीट, बिटर, सॉल्टी, उमामी, सारे सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो आपसे ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको पेयर्स दिए हैं और आपको बताना है कि इनमें से सही कौन से पेयर हैं। इसका जो देखो सही पूछा हुआ है, करेक्ट पूछा हुआ है, तो इसका आंसर होना है सी। क्या होना है? 3 और 4 खाली ठीक होना है कि डायस्फोनिया को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ कहते हैं, नॉस्मिया को पार्शल और लॉस ऑफ स्मेल कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि एनोरेक्सिया क्या होता है। कई बार आपने सुना होगा एनोरेक्सिया हो रहा है, तो एनोरेक्सिया बेसिकली एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर ईटिंग डिसऑर्डर है, जहाँ पर वेट गिरता जा रहा है और उसको हेल्दी समझा जा रहा है फॉर देयर एज एंड हाइट। यूजुअली हम एनोरेक्सिया में क्या कोशिश कर रहे होते हैं, अपने वेट को बहुत ज़्यादा रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इंसोमेनिया में तो आपको पता है स्लीप डिसऑर्डर है, तो ये उल्टा यहाँ पर मैच करा हुआ है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा है कि यूनिवर्स में पल्सर किसे कहते हैं, तो इसका आंसर है रोटेशनल न्यूट्रन स्टार्स को बोलते हैं। अच्छा, लैब ग्रोन डायमंड, व्हाट इज यूज एज अ डायमंड हियर, डायमंड सीड का कैसे इस्तेमाल किया जाता है लैब ग्रोन डायमंड्स में, तो इसका आंसर है ग्रेफाइट के फॉर्म्स में। ठीक है, फिर आता है आपका कि कौन सा फाइबर है जो यूज़ किया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट में। जो बुलेट प्रूफ जैकेट होती है उसमें कौन सा फाइबर यूज़ होता है, तो वो केवलर होता है। कौन सा होता है? केवलर। फिर पूछा है फुल फॉर्म बताओ HMX की, और उसका करेक्ट ऑप्शन का जवाब यहाँ पर हमें देने को बोला है। तो 12th का जो आंसर है वो सिर्फ 1 ही ठीक है, सी है, यानी हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट के ऊपर 2022 से, तो इसका आंसर ऑप्टिमस होगा। क्या होगा? ऑप्टिमस होगा। मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्या है, तो इसका आंसर है आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट है फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन्स को लेके। फिर आया फिजिक्स का क्वेश्चन कि इमेज कौन सी फॉर्म होती है बाय कॉन्केव मिरर जब रियल इन्वर्टेड है और सेम साइज की है दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यानी जो पोजीशन ऑब्जेक्ट की थी वो कहाँ होनी चाहिए जब इस तरह की अगर इमेज बन रही है, तो इसका आंसर है एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर पर अगर है तो इस तरह की इमेज कॉन्केव मिरर में देखने को मिलेगी। फिर पूछता है फोटो इलेक्ट्रिक जो सेल है वो एक ऐसा डिवाइस है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इज अ सेल इज अ डिवाइस विच बेसिकली कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी में जिसको कन्वर्ट कर लिया जाता है। फिर 17th क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ द सोल्यूशन सॉल्वेंट, उसको हम क्या कहते हैं। तो 17th का जो आंसर है वो है डी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन उसको कहा जाता है। फिर पूछता है कोविड वैक्सीन स्टेमुलेट एंड कोविड रिस्पॉन्स कैसे करता है, तो 18th का जो आंसर होगा वो होगा पहला, कि इंट्रोड्यूस कर दो एटोनेटेड सारस CoV-2 वायरस हो जाएगा उससे। फिर पूछता है ऐसा कौन सा लिक्विड नीचे जो दिया गया है उनमें से कौन सा ऐसा लिक्विड है जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो 19th का जो आंसर है वो डी है। क्योंकि देखो इसका आपको आंसर पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों बोला जाता है कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन होगा। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसके लिए पूछा है लिक्विड ऐसा कौन सा होता है जो बैड कंडक्टर होता है। तो देखो अगर आप बात करते हो इसकी, तो बैड कंडक्टर अगर देखोगे ना, पुअर कंडक्टर का मतलब तो होता है डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, वो बैड कंडक्टर होता है डिस्टिल्ड वाटर अगर बात करते हो तो। वेजिटेबल ऑयल भी बैड पुअर कंडक्टर होता है या बैड कंडक्टर होता है। हनी भी बहुत ज़्यादा पुअर होता है। शैम्पू जो होता है वो भी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है। ठीक है, तो लिक्विड दैट आर सॉल्यूशंस ऑफ एसिड, सॉल्ट्स, गुड्स, बेसिस, वो सारे के सारे जो होते हैं, आप देखो यहाँ पर देखा जा रहा है ज़्यादातर सॉल्ट है, यहाँ पर ऑरेंज जूस, लेमन जूस, ये सारे आपके एसिड और आ रहे हैं, तो ये सब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माने जाते हैं। जो टैप वाटर है उसमें भी सॉल्ट होता है तो वो भी अच्छा होता है, लेकिन जो आपके वेजिटेबल ऑयल है, हनी, शैम्पू, डिस्टिल्ड वाटर है, ये बैड कंडक्टर माने जाते हैं। ठीक है, अब पूछता है डीएम। देखो कई बार ना नन ऑफ द अबव देख के हम डर जाते हैं, कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, बट घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है ना, यही तो एग्जामिनर आपकी परीक्षा ले रहा है कि आप
घबरा तो नहीं जाओगे देख के, वो तो चाहता है घबराओ और गलती करो उस घबराहट के कारण आप, पर आपने अपने कॉन्सेप्ट्स को हिलाना नहीं है बिल्कुल भी। तो डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कब डिस्कवर किया गया था? ये डिस्कवर किया गया था जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक के द्वारा इसको डेवलप करा गया था। फिर पूछता है दो ऐसे ऑब्जेक्ट्स बताओ जो डिफरेंट मासेस हैं और फ्रीली फॉल कर रहे हैं नियर द सरफेस ऑफ द मून, तो वो कैसे होंगे? तो इसका जो आंसर है हैविंग द सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, उसको हम मानते हैं ये वाला। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें पूछते हैं हाउ डू वेक्टर वैक्सीन वर्क टू प्रोवाइड इम्यूनिटी, जो वेक्टर वैक्सीन है वो इम्यूनिटी कैसे प्रोवाइड करती हैं? तो इसका आंसर है बाय प्लेसिंग द वायरस इन अ मॉडिफाइड वर्जन। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है प्रोसेस बताओ जो कॉन्टिन्यूसली एट न्यू क्रस्ट को जो कि ऐड कर रहा है। तो इसका जो आंसर है वो है सी फ्लोर स्प्रेडिंग, इसको हम कहते हैं। 24th क्वेश्चन का है कि थ्योरी बताओ जिसमें पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट की बात हो रही है, जो कांस्टेंट है, स्लो मोशन में है। तो इसका जो आंसर है वो है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स को कहते हैं। हालांकि साइंस का था बट चलो, ज्योग्राफी का था बट चलो आ गया तो हमने कर लिया। अब यहाँ पूछता है mRNA को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। अभी बताया है मैसेंजर रिबोन्यूक्लिक एसिड है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर भी काम आ रहा है, आप समझ रहे हो कितना काम की चीज़ें हैं। एसी करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, कह रहा है एसी का जो करंट है वो कैसे प्रोड्यूस हो जाता है। तो आप बताओ जो एसी का करंट है ना वो डायनमो की वजह से प्रोड्यूस हो जाता है। फिर करंट डेंसिटी को क्या कहते हैं? तो करंट डेंसिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, करंट डेंसिटी को वेक्टर क्वांटिटी में नापा जाता है। फिर पूछ रहा है व्हाट इज़ द मोस्ट बेसिस ऑफ मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकेशंस इन मेडिकल केमिस्ट्री। तो इसमें आंसर होएगा मॉलिक्यूलर जो टारगेट्स होते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्लोज डाउन, कौन सा ऐसा है नीचे दिया हुआ जो कि रिएक्शन रेट को स्लो करता है? तो इसका आंसर है नन ऑफ द अबव, में से कोई भी नहीं है। ठीक है, 30th का क्वेश्चन है कि इनपुट एंड आउटपुट नर्व्स कहाँ मिलते हैं? तो वो मिलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, आपको इनपुट और आउटपुट नर्व्स देखने को मिलेंगे। तो गाइज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग, प्लीज़ अंडरस्टैंड व्हाट टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट। देखो फिजिक्स के कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, बायोलॉजी के कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, वो बिल्कुल छोड़ के नहीं जाने हैं आपने, कि उन्हीं में से कोई सवाल अगर आ गया तो आप कर पाओ, उसकी कोशिश आपको ज़रूर करनी है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, ताकि आपको एक रेफरेंस मिलता रहे कि कोई भी कुछ छूट गया हो तो उसको लास्ट मोमेंट में भी अगर आप करके जाओगे ना, क्योंकि कई बार क्या होता है हमने रिवाइज़ नहीं किया होता है, हमें पता तो होता है बट हमने रिवाइज़ नहीं किया होता है, हमारे आंसर गलत हो रहे होते हैं। इसीलिए पीएम पाठशाला जा रहा है कि आप लास्ट मोमेंट तक भी प्रिपेयर होके जाओ आप। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला, हैव अ नाइस डे टू ऑल।